तो ये 9th क्लास का गणित के इतिहास का ये सेकंड चैप्टर है। इसके पहले चैप्टर में हम गणित के इतिहास में हम लोग जाने थे अंक पद्धति के बारे में, स्थानीय मान के बारे में, तो ये सब के बारे में हमने सेकंड चैप्टर में जाने हैं। तो यदि आप इस चैप्टर को देख रहे हो तो पहले वाले चैप्टर को देख सकते हो। और एक बात बताऊँ, हाँ, और नोट्स बनाते रहो ताकि नोट्स बहुत काम आएगा, आपके एग्ज़ाम में भी काम आता है। और अब जब आप कॉलेज वगैरह हो जाते हो, किसी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो, जैसे रेलवे वगैरह में भी, तो ये मैथमेटिक्स भी वहाँ भी काम आता है। तो यहाँ सीखे रहोगे तो उस टाइम पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपके नोट्स से उठा लोगे और वहाँ देख सकते हो। तो 20-30 रुपये का रफ कॉपी ले लेना और बना लेना। तो उसको मैं अभी इंस्टाग्राम या फिर वहाँ भी टैग कर सकते हो, अपलोड कर देना ताकि मेरे को पता चल सके कि हाँ इन लोग बनाते हैं। टेलीग्राम चैनल है या फिर अदर सोशल मीडिया, फेसबुक पर भी आप डाल सकते हो या मेरे को टैग कर सकते हो ताकि मेरे को पता चल सके हाँ बना रहे हैं बोल के। तो नोट्स ज़रूर बनाना ताकि वे आगे भी काम आते रहें फ्यूचर में। तो आज के वीडियो हम क्या जानने वाले हैं, हम लोग ने स्थानीय मान पढ़ लिया है, अंकगणित पढ़ लिया है। तो आज के वीडियो हम बीजगणित के बारे में जानेंगे। और तो आज के वीडियो में क्या क्या होने वाला है उसको जान लेते हैं। तो हम जानने वाले हैं बीजगणित क्या होता है, जिसे अलजेब्रा भी कहा जाता है, अलजेब्रा। ये सेकंड चैप्टर है, इसमें डिटेल से जानेंगे। इसमें बेसिक बता दूंगा क्योंकि यहाँ दिया है। उसके बाद जानेंगे बौद्धायन प्रमेय, बौद्धायन प्रमेय। तीसरा जानेंगे पाई के बारे में। और चौथा जानेंगे बीजगणित क्या होता है, सॉरी बीजगणित बोलता हूँ, बीजांक क्या होता है। तो इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलो एक एक करके जान लेते हैं कि बीजांक क्या होता है। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ लिख लेते हैं बीजगणित, जिसे कहा जाता है अलजेब्रा, अलजेब्रा। तो बीजगणित, तो बीजगणित आपके बुक में भी दिया है, दिखा देता हूँ। ये 9th का बुक है, ये वाला, ये 9th क्लास का बुक है जिसमें ये यहाँ पर दिया है बीजगणित। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। तो आप यहाँ से बहुत सारे और भी हैं जो कि गणित के इतिहास के बारे में, उसको आप पढ़ लेना। यहाँ पर पहला अध्याय दिया है यहाँ, तो इसको आप पढ़ के समझ सकते हो। समझ नहीं आएगा तो कमेंट में बताना कि भैया बता दो, कहाँ कहीं समझ नहीं आएगा तो अंकगणित समझ नहीं आएगा, स्थानीय मान समझ नहीं आएगा उसको। तो मैं जो बेसिक है उसको बता दूंगा कैसा है क्या है। तो चलो बीजगणित के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर दिया है उसी को बता दूंगा। तो बीजगणित क्या है, आप लोग अंकगणित जानते हैं। अंकगणित के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अंकगणित कोई नंबर होता है, कोई संख्या होता है, इंग्लिश में इसको नंबर भी कहा जाता है। तो अंकगणित 1 2 3 4 5 6 10,000 1 500, इसको अंक कहते हैं, ठीक है। तो ये अंकगणित में आ जाता है। बीजगणित क्या है, तो ये जो अंकगणित क्या है, ये ज्ञात है, हम जानते हैं। एक को हम जानते हैं, दो को जानते हैं। बीजगणित क्या होता है, बीजगणित आपके बुक में दिया अज्ञात, कोई अज्ञात वैल्यू होता है। तो मैं सबसे पहले वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया हूँ जिसमें चर अचर के बारे में बताया हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये अज्ञात वैल्यू चर है और ये अचर है। अचर यानी इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, और चर को क्या बोलते हैं, वेरिएबल। मैंने वेरिएबल और चर के बारे में बता चुका था कि चर वह वैल्यू जिसके मान हमको पता नहीं होता, हम ज्ञात करते हैं, जिसका मान परिवर्तित होते रहता है। तो इसको मैं अज्ञात वैल्यू को x से डिनोट कर सकता हूँ, क्योंकि x हम लिखते हैं कोई ज्ञात करने के लिए, x लिखते हैं या y या z, अंग्रेजी कोई भी अक्षर से, a हो गया, b हो गया, c। तो ये हमको पता नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, अज्ञात वैल्यू। और ये हमको ज्ञात रहता है, नंबर। तो मैं कह सकता हूँ कि अंकगणित अचर है और बीजगणित वेरिएबल है, यानी कांस्टेंट है, सॉरी चर है। तो आपकी बुक में वही दिखा है कि बीजगणित क्या है। बीजगणित ऐसा वैल्यू है जो जिसका हम मान ज्ञात करना होता है, अज्ञात वैल्यू होता है, और अंकगणित ज्ञात वैल्यू होता है। तो यही है बीजगणित, जिस आगे सेकंड चैप्टर में और अच्छे से जानेंगे। तो इसमें बस इतना ही दिया है, तो आप पढ़ सकते हो, बुक में और अच्छे से बताया गया है। और दूसरा हम जानने वाले हैं, दूसरा हम बौद्धायन प्रमेय। ये भी बहुत अच्छे से आगे में दिया, आगे चैप्टर में दिया है बौद्धायन प्रमेय। ये शायद नहीं दिख रहा होगा, अब देखिए बौद्धायन प्रमेय। बौद्धायन प्रमेय आपके बुक में दिया है, उसको पढ़ के बता देता हूँ क्या दिया है। तो ये संस्कृत में दिया यहाँ पर, और यहाँ दिया है कुछ, एक आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आयत की दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है।
हम जानते हैं कि आयत का विकर्ण आयत के दो समकोण त्रिभुज में विभाजित करता है। तो ये आप पढ़ लेना, मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ। तो ये त्रिभुज पर ही बात करें, एक आयत ले लेते हैं। चलो, ये आयत है, समकोण होना चाहिए ये। तो इसके ये इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण। ठीक है, तो ये क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया। ये यहाँ से 3 भुजा है, ये सॉरी इसको मैं अच्छे से बना देता ये। तो ये त्रिभुज बने, ये समकोण है, ये यहाँ पर भी समकोण है। ठीक है, तो ये एक त्रिभुज है, तो ये इसको विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण का वर्ग आयत के दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो मतलब इसका बौद्धन प्रमेय कहना है ये कि विकर्ण का वर्ग दोनों भुजाओं पर बने। तो मैं इसको एक नामकरण देता हूँ, इसको ए, इसको बी, इसको सी। ठीक है, तो विकर्ण का वर्ग, तो इसको हम लोग जानते हैं, आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े नहीं, शायद नहीं पढ़े होंगे। इसको बोलते हैं लंब। इसको क्या बोलते हैं? लंब। लंबा है मतलब यानी कि लंब है ये। ठीक है, ये इसको बोलते हैं आधार। आधार यानी बेस। इस जो हमारे सिंपल ये फ्लैट होता है, ये क्या है? बेस है। तो अपने लिए आप लोग नहीं पढ़े हो, त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे अच्छे से, फिर भी जान लो, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार। जो ऊपर रहता है उसको मतलब आप त्रिकोणमिति की सॉरी विकर्ण है, इसको विकर्ण कहते हैं, या फिर कर्ण भी कहते हैं इसको कहते हैं कर्ण भी कहते हैं। कर्ण के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं लंब। ठीक है, याद रखना। तो लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो यही कहना है। तो ये क्या बोल रहा है? ए बी का वर्ग इक्वल टू ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। तो यही बौद्धायन प्रमेय है, जिसको हम त्रिकोणमिति में और अच्छे से जानेंगे कि इसको प्रूव करके देखेंगे कि यहाँ रियल में सही है या नहीं। तो इसमें बस बेसिक बताया गया कि बौद्धायन प्रमेय क्या होता है। बौद्धायन प्रमेय वो होता है जो एक समकोण त्रिभुज में, तो इसको हम समकोण कहते हैं, समकोण त्रिभुज में बने कर्ण का वर्ग, कर्ण या फिर विकर्ण कह सकते हो, कर्ण का वर्ग उसके सामने वाली भुजा, इसको आधार बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। तो लंब और आधार के वर्ग के बराबर होता है। दोनों को जोड़ दोगे तो इसके वर्ग के बराबर होता है। तो यही बताना है इसमें। तो इसको हम त्रिकोणमिति में और अच्छे समझेंगे कि प्रूव करके देखेंगे ये सही है या गलत है। ठीक है, तो अगला नंबर आता है, हम पढ़ेंगे पाई के बारे में। पाई जिसका सिंबल है ये, इससे प्रदर्शित किया जाता है, जिसका मान होता है 22/7, हम लोग जानते हैं। तो इसको आर्यभट्ट ने आपके बुक में दिया है, वो देख लेना आप लोग अच्छे से। आर्यभट्ट ने बताया था कि आर्यभट्ट एक पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने परिधि और व्यास के अनुपात को पाई का मान बताया था। ठीक है, आप लोग बुक में पढ़ लेना। तो पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है, जो कि कोई वृत्त होता है। ये एक वृत्त है और ये बीच एक सेंटर बिंदु होता है, इसको क्या बोलते हैं? केंद्र बिंदु बोलते हैं। केंद्र, इसको बोलते हैं इसको बोला जाता है परिधि, और इसको कहा जाता है व्यास। ठीक है, तो परिधि और व्यास के अनुपात को किन्होंने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। तो आप गणित की बुक में देख सकते हो। तो ये परिधि और ये होता है व्यास। तो इन्होंने आर्यभट्ट ने मान दिया था, कितने दिए थे आपको बुक में दिया है? 62,812/2000 ये वैल्यू दिए थे। तो इनको सॉल्व नहीं किए थे, 22/7 नहीं आया था, बस इतने ही दिए थे। उसके बाद आर्यभट्ट ने बोलता हूँ, भास्कराचार्य ने इन और बताया आगे कि इसका मान 22/7 होता है। तो भास्कराचार्य, इसमें पढ़ने में आपको पढ़ सकते हो, इसको बताने लायक नहीं था पर भी बता रहा हूँ। तो भास्कराचार्य ने 22/7 का मान दिया। तो परिधि का मान होता है 22 और केंद्र बोलता हूँ, व्यास का मान होता है 7। तो इसी के अनुपात में कोई भी जो सर्कल बनाया जाता है, गोल, जो भी हम चक्का देखते हैं, साइकिल का चक्का हो गया, गाड़ी का चक्का हो गया, जो गोल आकार में होता है, तो 22/7 के अनुपात में ही होता है। तो एक एक्यूरेट गोल बनेगा। और जैसे हम गाड़ी को टेढ़ा मेढ़ा बनाएंगे, टेढ़ा मेढ़ा चक्का रहेगा, तो चलाएंगे तो लुढ़क जाएगा और गिर भी सकते हैं। तो जल्दी तेज भी नहीं चलेगा वो,
क्योंकि ये लुढ़कते रहेगा तो तेज़ नहीं चलेगा गाड़ी, और भी काम आता है। सर्कल गोल नहीं रहेगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते रहता है। तो 22/7 के अनुपात में, यानी कि परिधि 22 रहेगा और ये होगा 7, तो इसके अनुपात में ही रहेगा, तो ये क्या बनेगा, एक्यूरेट गोल बनेगा और काम आएगा। तो इसका यूज़ हम बहुत सारे जो गोल बनाने में होता है उसमें करते रहते हैं। जो कि व्यास 7 रहेगा, इसमें माइनस कर देंगे तो ये 15, तो मतलब व्यास से 15 ज़्यादा रहेगा जो 22 है वो, तो इसके अनुपात में ही रखना होता है। और जो भी हम गोल चीज़ बनाते हैं तो इसके अनुपात में रख के हम बनाते हैं। तो इसका दैनिक यूज़ भी हम जान लिए कि पाई का यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो ये हो गया। अगला आता है तो पाई का हम पढ़ ले। अब आएंगे कुछ क्वेश्चन हैं जिसको आप दिखा देता हूँ बुक में, आप लोग भी बुक देख लेना और नोट्स बना लेना ताकि आपको पता चल सके। ये सब एग्ज़ाम नहीं आएगा फिर भी पता रहेगा। जो आप जॉब के लिए, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप तैयारी करोगे उसमें आ भी सकता है, फिर आपके 9th में आएगा ये। तो यहाँ पर पढ़ लेना। कुछ यहाँ देख सकते हो, ये संयुक्त जोड़ी मिलाओ दिया है तो उसको बना लेना। यहाँ खालिस्तान दिया है और यहाँ कुछ और भी दिया है, तो इसको यहाँ पर पूरा दिया है, उसको पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। समझ नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा चीज़ समझ नहीं आया, तो उसके बारे में बता दूंगा। हम पढ़ते हैं बीजांक के बारे में। बीजांक, तो बीजांक क्या है तो उसके बारे में अच्छे एक बार परिभाषा बुक में दिया, उसको ही देख लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा। कि संख्या के अंकों का जोड़ किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होते तक एक अंक एक अंक प्राप्त होते तक, एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं। यही अंक उस संख्या का बीजांक कहलाता है। ठीक है, उस संख्या का बीजांक कहलाता है। उस संख्या का बीजांक कहलाता है। ठीक है, किस संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होते तक करते हैं। तो इसको हम एक संख्या लेते हैं, तो ये है संख्या। ठीक, तो ये संख्या है तो इसका बीजांक ज्ञात करो, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसको जोड़ेंगे और एक अंक संख्या प्राप्त होते तक जोड़ेंगे। तो हम लिख लेते हैं, ये ऐसे संख्या देगा, सवाल दिया रहेगा तो हम इसको लिख लेते हैं 2575 का बीजांक। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसमें नीचे में 2 + 5 + 7 + 5, इसको हम जोड़ देंगे। जो जितना भी दिया रहेगा उसको जोड़ देना है। तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जो कि 17, 18, 19, ये हो जाएगा 19। फिर दो संख्या है, हमको एक अंक आते तक ही करना है, एक अंक लाना है, मतलब एक अंक में लाना है। तो इसको 19 का फिर बीजांक निकालेंगे, तो 19 का बीजांक, तो यहाँ कर देता हूँ, तो ये जाएगा 1 + 9, तो ये हो जाएगा 10। फिर दो संख्या मिला, तो 10 का बीजांक फिर निकालना है बीजांक, तो 1 + 0 = 1। तो इस 2575 का बीजांक कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 2575 का बीजांक 1 है। ठीक है, तो इस तरह से निकालते हैं हम बीजांक को। तो एक आध और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। तो बीजांक निकालने के लिए यही है कि जो भी संख्या दिया रहेगा तो उसको एक अंक आते तक जोड़ना रहता है। तो और ले लेते हैं, तो ये है 3, 2, 1, तो इस संख्या का बीजांक निकालते हैं। तो 321 का बीजांक, तो 3 + 2 + 1, ये हो जाएगा 6। तो 321 का बीजांक कितना होगा, 6। तो यहाँ लिख देंगे 321 का बीजांक 6 है। तो बीजांक निकालना एकदम आसान है, अब अच्छा लगा क्योंकि इजी है ये। तो अब आपके क्वेश्चन में देगा कि बीजांक क्या है, बीजांक कैसे कहते हैं, तो आपकी बुक में दिया परिभाषा दिया है। और एक क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करेंगे, आपके 9th में 2nd चैप्टर एम दिया है, दिखा देता हूँ उसको। और यहाँ बीजांक ज्ञात करने में ध्यान देने योग्य बातें हैं, तो उसको पढ़ लेना आप। जैसे कि एक बता देता हूँ, जैसे 9 दिया है, ठीक है,
तो 99 का बीजांक 9 ही होता है, तो 999 दिया है या फिर 999 दिया है, तो इसका बीजांक हम निकालते हैं। तो 999 का बीजांक तो 9 + 9 + 9, ठीक है। तो इसको जोड़ देना है, 9 9 क्या होता है 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा 18 16 1 17 17 मुझे 1 2 27 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ फिर 27 का बीजांक लिख लेना है, 27 का बीजांक, तो 2 + 7 ये कितना होगा 9। तो जो भी 9 9 दिए रहेगा उसका बीजांक होगा 9, कितना भी 9 9 दिए रहे इधर, तो इस सब का बीजांक कितना होगा 9 बीजांक होगा, ठीक है। तो ये ध्यान देने की बातें हैं। और कोई भी संख्या से, जैसे ये दिया ऐसे ऐसे दिया है 0, या फिर ऐसे भी दिया है 05, तो कोई भी संख्या से 0 को जोड़ेंगे तो उतना ही संख्या आएगा, तो उसका बीजांक कितना होगा 05 का बीजांक कितना होगा 5 होगा, ठीक। तो ये ध्यान देने की बातें हैं, तो उसमें दिया है, बेसिक है, आप करते करते याद हो जाएगा। जो मैं बताया तो वो भी कर सकते हो डायरेक्ट, तो हम कुछ पढ़ सकते हो, वहाँ दिया है। और आपके बुक में ये भी दिया है, इधर देखो कि सेकंड में निम्नलिखित संख्याओं में क्या जोड़ दिया जाए कि 9 से विभाजित हो जाए। तो कुछ संख्या दिए हैं तो उसको जान लेते हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तीसरा में है आपके बुक में, जो पहला दूसरा वो बना लो तो बीजांक याद कर लोगे, बीजांक क्या है उसके बारे में बता लोगे। तो यहाँ दिया है निम्नलिखित संख्याओं में क्या जोड़ दिया जाए कि 9 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर कुछ संख्या दिए हैं, तो उसमें क्या जोड़ दिया जाए कि वो 9 से विभाजित हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ दिया है 200 कितना है 41 है पहला, दूसरा क्या दिया है 861 है, और दिया है 4441 है, ये जाएगा तीसरे नंबर का। चौथा दिया है 8300। तो ये संख्या दिया है, तो ये तीनों आपके लिए होमवर्क रहेंगे। तो कमेंट में बता देना आंसर क्या आता है, ताकि मेरे को पता चल सके, या फिर बाकी सोशल मीडिया पर भी बता सकते हो इसके आंसर। तो मैं इसको बताने वाला हूँ, और ये आपका होमवर्क है, आप कॉपी में फेयर कॉपी में लिख सकते हो। तो मैं इसको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें इसका बीजांक लेना, 441 का क्या निकालना है, बीजांक निकालना है। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, आप लिख लेता हूँ, थोड़ा लंबा बनेगा, दिख रहा है। तो हम लिख लेते हैं 2041 का बीजांक, 2041 का बीजांक। तो 2041 का बीजांक क्या होता है, तो इसको जोड़ देंगे 2 + 4 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 7 हो जाएगा, ठीक। अब इसको 7 से यहाँ जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, मतलब कि ये, कि मैं इसको एक बार करके दिखा देता हूँ। 2 + 1 7 आया, तो 7 को हम जोड़ देंगे, अब करके देखते हैं। ये हो जाएगा 8 4, ये हो जाएगा 2। इसको हम क्या जोड़ दिया जाए, 7 जोड़ के देखते हैं होता है कि नहीं। तो ये अगर इसको हम 9 से विभाजित कर देते हैं तो कितना आएगा, देख लो 9 9 3 27, 9 9 18 9 3 27, 9 9 9 2 18, 2 से जाएगा 9 2 18, तो माइनस कर देंगे, ये वहाँ जाएगा 8 9 10 11 12 13 14, तो ये जाएगा 6 8 9 1 9 18 17 9 14 9 5 45 9 6 54 9 7 63, बचा कितना, ये 7, कितना बचे 6। तो इससे शेषफल बच रहा है 3 4 5 6 7 8 8, 5 बचे। तो ये शेषफल आ रहा है, शेषफल नहीं आना चाहिए, तो हम इसको ऐसे करना है, जो 7 आया 7 से हमको 9 को माइनस कर देना है, तो ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2। अब 2 को यहाँ जोड़ देना है, तो यहाँ 2 4 1 को 2 को ऐसे लिख लेते हैं, 2 को यहाँ इसको अच्छे से बनाने के लिए मैं लिख लेता हूँ। यहाँ लिखेंगे 7 को 9 से घटाने पर 9 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2। 2 को 241 में दिख रहा है कि नहीं, में जोड़ने पर तो हम यहाँ जोड़ देते हैं 2 4 1 धन 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा 243।
अब इसको भाग दे के देखते हैं। तो अब इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 9, इधर रख लेते हैं, ये 2 4 3, तो इसको हम देंगे 9 तिया 9 9 9 तिया 27, 9 9 दूने 18, 2 से जाएगा, 9 दूने 18, तो ये कितना होगा, इसको हटा देंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, 9 9 18 27, 9 6 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, तो ये 63 पूरा गया। तो हमको पता चल गया कि 241 में 2 जोड़ने पर 9 से विभाजित होगा, पूरा विभाजित करना है, ठीक है। 9 से तो ऐसे भी विभाजित हो रहा था, शेषफल बच रहा था, तो पूरा विभाजित देना है, तो विभाजित होता है, इसको अतः मान लेना, ठीक है, और यहाँ आंसर हो जाएगा ये। तो ये सब कर लेना तो ये बन जाएगा। तो जो भी बीजांग निकालोगे उसके बाद 9 से उसको घटा देना है, घटाने के बाद जो आएगा उसको यहाँ से जोड़ देना है। तो यही काम करना है आपको। तो बाकी जो क्वेश्चन है जो मैं बताया था तो उसको आप कर सकते हो और आंसर बता देना कि दोनों क्या है। तो समझ नहीं आया होगा तो एक बार कमेंट में बता देना कि समझ नहीं आया, एक बार इसको पॉज करके एक बार और देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद क्या दिया है 5वां, बीजांग की उपयोगिता क्या है। तो यहाँ दिया है बीजांग की उपयोगिता, ये सवाल दिया है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसी में बता देता हूँ क्या होता है बीजांग की उपयोगिता। बीजांग हम कोई भी संख्या का उत्तर की जांच के लिए करते हैं, तो ये जान ले रहा हो, इसको मैं बताऊंगा। बीजांग का उपयोग हम उत्तर की जांच के लिए करते हैं। बीजांग के उपयोग उत्तर की जांच के लिए करते हैं, ठीक है। तो बीजांग का उपयोग हम उत्तर की जांच के लिए करते हैं। तो बीजांग कैसे जांच करते हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि, तो ये बहुत लंबा हो रहा था, तो चलो इतने ही पढ़ लो आप लोग, कंजट हो जाते हो, समझ नहीं आता बाद में ज़्यादा ही पढ़ा देने से। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि इन लोगों का आंसर जो मैं आपको होमवर्क दिया हूँ, और नोट्स बना लें ज़रूर से ताकि बाद में भी काम आते रहता है। तो आज के लिए बस इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारा पुराना वीडियो देखते रहो।